नमस्कार के साथ हम दोनों अवतरित हो गए हैं एकदम आपकी स्क्रीन पर और एक बहुत ही खतरनाक समाचार राजेंद्र भैया जी जो आया वाशिंगटन पोस्ट के माध्यम से उसकी हेडलाइन दिखा के हम बात शुरू करेंगे और ये समाचार है वाशिंगटन पोस्ट ओपिनियन अ मर्डर प्लॉट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड इंडिया मस्ट कम एट लास्ट। तो और ये क्या है कि एडिटोरियल बोर्ड ने लिखा है और इसमें इन्होंने कुछ नाम भी दिए हैं। थोड़ा सा आप बताइए डिटेल में कि ये क्या रिपोर्ट है। अशोक जी, ये जो आपको अगर याद हो, जो पहले गार्जियन ने रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में नाम नहीं थे लोगों के, अभी वाशिंगटन पोस्ट जो नाम दे रही है कि विक्रम यादव करके एक रॉ का एजेंट है, उसको ये काम दिया और उसने हायर किया जो एसेसिनेशन है फॉर गुरप्रीत सिंह पन्नू के लिए वहां से, और उसको ऑर्डर्स मिले उस समय के जो रॉ चीफ थे सामंत गोयल, उससे उसको ऑर्डर मिले और इसमें अजीत दोवल और मोदी की सारी परमिशन है उसमें, और मोदी के आसपास के लोग जो हैं वो भी उसमें उनको भी मालूम था कि ये हो रहा है। यानी वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली ये जो मर्डर प्लॉट फॉर ऑन अमेरिकन सॉइल फॉर एन अमेरिकन सिटीजन उन्होंने किया, और वो बेसिकली कहना चाहते हैं कि एक तरह से जो यूएस है वो अमेरिका के साथ भी और मोदी को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, और दूसरी तरफ जो है मोदी जो है वो एक और मोदी की जो सरकार है वो अमेरिकन सिटीजन के लिए एक पे मर्डर प्लॉट बना दी जी। तो ये काफी जी जी मैं आपके साथ इस बात को और जोड़ते हुए, जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं वाशिंगटन पोस्ट का लिंक हमारे साथ है, तो उन्होंने सीधा सीधा यूएस ऑफिशियल ने प्लॉटर के रूप में विक्रम यादव का नाम दिया और उस समय के रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है उसके चीफ का नाम भी दिया, सामंत गोयल कोई रहे होंगे। पर ये जिस तरह की रिपोर्ट है इसके साथ साथ इसको ओपिनियन कहा गया है और अजीत डोवल जी का भी नाम है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो ये सिख एक्टिविस्ट को मारने के पीछे जो तार जिस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट ने इस रिपोर्ट में बताए हैं अपनी तरफ से, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जाते हैं। और ये जो रिपोर्ट का आना ऐसे समय में जब भारत में चुनाव के 2 चरण पूरे हुए हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसका कोई राजनीतिक या इंडिया के बारे में जो दृष्टिकोण है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं अशोक जी। एक जो पहलू जैसे आप बोल रहे हैं अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उस पर क्या उसका असर होगा, मोदी गवर्नमेंट ने किया या नहीं किया ये तो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, और उस पर एक एसआईटी भी लगाई है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट जो है वह अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आएगी तब पता चलेगा उसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इससे ज्यादा फायदेमंद रिपोर्ट मोदी जी के लिए नहीं हो सकती इंडिया में, इसको आप क्योंकि थोड़ा बहुत ही आप एक समझिए कि विवादास्पद बात कह रहे हैं। ऐसा कैसे आपको लगता है कि इससे मोदी जी का फायदा है? क्योंकि देखिए जो उनका एक छवि है कि हम, और वो बार बार कहते आए, जब पिछले पिछले जब इलेक्शन हुए थे तो पुलवामा हुआ था, तब उनका एक था कि हम घर में घुस के हम शत्रुओं को मारते हैं ना। उस प्रकार का कोई जो स्ट्राइक है इस बार कहीं पाकिस्तान पे यार कहीं नहीं हुआ है। तो वो जो छवि को वापस वो जो उभारना चाहते हैं उसके लिए जो दो रिपोर्टें आई, पहले आया कि पाकिस्तान में कोई unknown man is killing all those terrorists which are on the list of the Indian government and on website. इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पे जो टेररिस्ट है उनको एक एक करके दर्जनों से ज्यादा करीबन 22-23 टेररिस्ट को कोई अननोन गनमैन ने मारा है। अब ये जो उनकी छवि है, अब अगर उन्होंने मारा है इसमें मोदी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन इन्वॉल्व है तो भी मोदी गवर्नमेंट ऑफिशियली ये नहीं कह सकती अपनी जनता को कि हम ये कर रहे हैं। उस समय वो काम अगर गार्जियन की रिपोर्ट करती है और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट करती है तो उनको तो फायदा ही फायदा है
कि उनको वापस से जो एक राष्ट्रीयता का मुद्दा जो उठाने को मिल रहा है, एक नेशनलिटी का मुद्दा, और वो उसे ना बोलें अपनी तरफ से, लेकिन जब उस पर बातचीत चलती है तो एक अंडर करंट जो है नेशनलिज्म की वो उठती है, क्योंकि उसमें तो हर भारतीय खुश है अगर ऐसा हो रहा है। और भारतीय फिर याद करते हैं, जैसे वो हमेशा ये बात होती थी कांग्रेस के समय में, कैसे इजराइल अपने शत्रुओं को मारता है अंदर घुस करके, हम क्यों नहीं कर पाते। अब वो हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन उसका एक लोगों को लग रहा है हाँ वास्तव में हो रहा है। जब गार्जियन रिपोर्ट कह रही है, वॉशिंगटन रिपोर्ट कह रही है, पाकिस्तान कह रहा है, ये सब कह रहे हैं, तो वास्तव में हो रहा है, तो उसका तो फायदा उनको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इसमें मैं फिर इस बात को जोड़ दूं कि भारत सरकार ने भी अमेरिका के साथ इस इन्वेस्टिगेशन में सहायता करते हुए एक स्पेशल पैनल इस अटैक के संदर्भ में बनाया है, और वो अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं कई सप्ताह से, इस पर रिपोर्ट चल रही है। और उसमें जो को कॉन्स्पिरेटर के रूप में जो अननेम्ड को कॉन्स्पिरेटर है, उनको CC1 कहा है। पर जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है वो अ, एक तरह से धमाका कह दीजिए, एक भूचाल सा कह दीजिए, एक रिपल्स क्रिएट करती है, और जो सेंसेशनल टाइप की ये रिपोर्टिंग है। इसमें मैं एक सवाल जो एक लेमैन की तरफ से आता है कि जब जांच करने वाली सक्षम जो एजेंसीज हैं वो जिस बात तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो वॉशिंगटन पोस्ट के पास ऐसे क्या सोर्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की अपनी सीमाएं होती हैं। मतलब आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई एक लेयर है, एक कॉन्स्पिरेसी टाइप की, जिसको सरफेस पर जो दिखाई नहीं दे रही? ऐसा है अशोक जी, ये सब बिजनेस का मामला है। जब इलेक्शन चल रहे हैं अमेरिका में, और अगर वॉशिंगटन पोस्ट और गार्जियन अगर ऐसी रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उनका सर्कुलेशन बढ़ेगा। आज आप और मैं भी जाकर क्लिक कर रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट पे, जाकर के उसने क्या कहा, गार्जियन में इस रिपोर्ट में क्या कहा, और जितने क्लिक बढ़ेंगे उनके उतने ज्यादा उनके एडवर्टाइजर। जो इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, और सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत दे रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड है। तो ये एक प्रोफेशनल जो बेनिफिट लेना है इलेक्शंस का, वो काम एक जैसे कोई बिजनेसमैन करता है, वैसे ये पत्रकार भी कर रहे हैं। जहां तक की बात है कि इनके पास में कोई विशेष सूचना है, तो आज तक अगर आप पहले देखें, वाटरगेट कांड हुआ था यहाँ पर यूएस में, तो उन्होंने पत्रकारों ने एक रिपोर्ट निकाली कि ये ऐसा हो रहा है, और उसके बाद में उसके कारण इन्वेस्टिगेशन हुआ, और फिर वो सारी बात सामने आई। यहाँ जब इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रहा है, तब ये रिपोर्ट लाने का कोई अर्थ नहीं है। पब्लिक में कोई चीज नहीं मालूम हो पब्लिक को, और उसके बारे में कोई आप रिपोर्ट लाते हैं, तो ये तो एक ओपिनियन देने जैसा हो गया। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में, पत्रकारिता में और पहले में फर्क हो गया। पहले इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता इस हिसाब से थी कि वो एक ऐसी चीज लेके आती थी जो लोगों को मालूम नहीं है, जो उनको इफेक्ट करती है, और उसके बाद में वो मजबूर करती थी उनकी सरकारों को कि उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब यहाँ ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सबको मालूम है ये किस्सा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ये भी मालूम है कि उनके कहने से किसी को सजा होने वाली नहीं है। ये एक अच्छा, ओपिनियन मैटर है। जी सॉरी, इसका एक दूसरा एंगल है जो हम उसके बारे में भी ये देखें कि अमेरिका में भी ये चुनावी वर्ष है, और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं बाइडेन प्रशासन के ऊपर भारत के प्रति नरमी बरतने का आरोप जैसा भी लगाते हुए CIA के जो डायरेक्टर है विलियम जे बर्न्स, और वो भारत से अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। पर वॉशिंगटन पोस्ट का ये कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने भारत के ऊपर किसी प्रकार की सैंक्शंस नहीं लगाए हैं या कोई पेनल्टीज नहीं लगाई हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भारत अमेरिका के संबंधों के ऊपर भी कुछ चोट करने की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोशिश इस ओपिनियन आर्टिकल के द्वारा लगती है। देखिए अशोक जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जी। दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं
वो किसी एक व्यक्ति के पीछे जो किसी दूसरे देश में एक आतंकवादी घोषित किया हुआ है, ठीक है, उसके पीछे कुछ होने से फर्क नहीं पड़ता है। दो देशों के संबंध, उन दो देशों के जो खुद के जो बेनिफिट्स हैं, उनके खुद के जो इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट देखने से होता है। तो ऐसा दो देशों के संबंध किसी इस प्रकार की घटना से ऐसे प्रभावित नहीं हो जाती कि उलट जाए। लेकिन ऐसी घटनाएं और ऐसी रिपोर्ट्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, और आप शायद उसमें ज्यादा बता सकें, कि ऐसा माना जाता है कि वॉशिंगटन पोस्ट है, गार्जियन है, ये जो है लेफ्ट पार्टियों के मुखपत्र है, ये उनकी बात कहते हैं। अगर वो बाइडेन को अंडरमाइन कर रहे हैं और उसका कुछ इफेक्ट है, तो बाइडेन के वोट कम होंगे ना। उसमें पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और या ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरनल पॉलिटिक्स हो डेमोक्रेट्स में, तो कुछ बाद में पता चलेगा। लेकिन ये पॉलिटिकल से अबव होकर के कुछ बात कही जा रही है, इसमें अमेरिका के देश का कुछ बहुत बड़ा फायदा होने वाला हो, क्योंकि अमेरिका और भारत के संबंध होने से जितना भारत को फायदा है उतना ही अमेरिका को भी फायदा है। ये दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के संबंध हैं, रिलेशंस हैं। अच्छा, जो बात आप कह रहे थे जिससे कि ओरिएंटेशन जो भी इनका एडिटोरियल बोर्ड का रहा हो, उसका जो आप संकेत कर रहे थे, वो बात भी इस आर्टिकल में भी कहीं ना कहीं आती है। देखिए, एक तो यह है कि चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द वॉशिंगटन पोस्ट हो, या यूके के भी कुछ प्रमुख पत्र, समाचार पत्र हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के प्रति भेदभाव बरतने का आरोप लगाए बिना वो रहते नहीं। कोई भी लेख हो, तो वो बात इस लेख में भी है, जो कि वो कंटेक्स्ट के साथ रेलेवेंट शायद है नहीं, पर इसमें उन्होंने लिखा है कि जो इंडिया की माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करने वाली बात जो है, वो भी कम हो रही है भारत में। और ये कहते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि प्रजातंत्र रक्त में प्रवाहित होता है, रन्स इन और वेन्स ऐसा, लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात और ये असैसिनेशन प्लॉट, और तो कुल मिला के इन्होंने ये उल्लेख भी किया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो भारत के साथ इस तरह नरमी बरत रहा है, क्योंकि उनको चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए भारत की सहायता चाहिए। ये सारी बातें भी एक कंटेक्स्ट में आती हैं। पर अब फिर से हम इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। एक तो आपने बताया कि ये मोदी सरकार या बीजेपी के, या वो जिस तरह की छवि है उसको लेके उनके फेवर में जाता है। पर इससे ये प्रश्न चिन्ह भी तो लग जाता है ना कि जैसे जो विपक्षी दल होंगे, या अगर आप एकदम मर्यादित ढंग से या आदर्शवाद की बात करते हुए देखें, तो ये तो मुझे लगता है पहले कभी इस तरह की स्थिति खुलकर नहीं आई है। अब ये रिपोर्ट कितनी रिलायबल है, नहीं रिलायबल है, वो भी अपनी जगह प्रश्न चिन्ह है। भारत सरकार ने तो डिनाई किया कि ये स्टेट पॉलिसी नहीं है इस प्रकार का करने की। तो इस बात को लेते हुए लार्जर पर्सपेक्टिव में अभी तो काफी चरण बाकी हैं चुनाव के, क्या प्रभाव इसका संभावित हो सकता है? अलग अलग धड़े हैं ना। आप जैसे बता रहे हैं रश्मि, दो तीन बातें आपने जैसे पॉइंट बताए। एक तो प्रजातंत्र को एक भारतीय की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय दृष्टि से देश के दुश्मनों को मारने के लिए कुछ भी करना प्रजातंत्र के विरुद्ध में नहीं है, एक बात। दूसरा, माइनॉरिटीज जो है इंडिया में, वो क्यों दुखी होगी? अगर कोई सिख टेररिस्ट बाहर है जो भारतीय नागरिक नहीं है, उसके, और वो जो सामने से देता है, धमकी देता है कि हम जो है ये इसमें इंडियन एयर इंडिया के इसमें नहीं जाए क्योंकि इसमें खतरा है, वो खुलने ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि उसमें कुछ धमाका हो सकता है, एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है, ऐसी धमकी दे रहा हो। और जो भारत के टुकड़े करने की बारे में, खालिस्तान के बारे में बात कर रहे हो जो लोग, उनसे कोई भी भारतीय सिख जो है उन पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है तो नाराज क्यों होगा? और वो एक्शन तो भारत में जो सिख है उन पर भी लिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो भारत के बाहर है उन पर लिया।
तो उससे भारत के प्रजातंत्र को और एक भारतीय को, चाहे वो माइनॉरिटी सिख हो चाहे मुस्लिम हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ऐसा बाहर लोग सोचते हैं कि उनके करने से यहाँ के माइनॉरिटीज नाराज हो जाएंगे, तो भारतीय जो अल्पसंख्यक हैं उनको ढंग से समझते नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, प्रजातंत्र का जो हम आप देखना चाहते हैं अमेरिका की दृष्टि से, कि अमेरिका सारी दुनिया में प्रजातंत्र लाना चाहता है और उसके साथ में कर रहा है, तो वो भारत के हमारे एमईए ने एक बहुत कुछ तरीके से भी एक स्टेटमेंट दिया था कि आप क्या कहते हैं बाहर, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करते हैं अपने अंदर। तो एक और खबर जो इससे भारत का इतना बड़ा एक क्या कहना चाहिए, जो प्रजातंत्र है जिसमें इतना बड़ा इलेक्शन होता है बिना, और हम इलेक्शन के खत्म होते ही 3-4 दिन में रिजल्ट भी ला पाते हैं, तो जो प्रकार के साइंटिफिक मेथड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिस प्रकार से इंडिया में हो रहे हैं, वैसे किसी और प्रजातंत्र में, अमेरिका में, यूरोप में जगह होते हैं, वैसे ही हो रहे हैं। कोई स्टैंडर्ड में किसी में कमी नहीं है। तो ये एक सोचना और एक बोगी उठाना प्रजातंत्र के खिलाफ, तो मुझे तो ये लगता है कि ज्यादातर भारत की कुछ ऐसी पार्टियां होगी जो विपक्षी पार्टियां, वो बाहर उनको ऐसा कुछ कहती है अंदर, जिसको पकड़ करके वॉशिंगटन पोस्ट और ये सब कुछ बात करते हैं, उनका कुछ कनेक्शन हो सकता है ऐसी रिपोर्ट लाने में। दूसरी आपने कही कि क्या ये भारत में जो विपक्षी पार्टी मुद्दे को, देखिए किसी भी विपक्षी पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया इसको लेकर के। किसी भी विपक्षी पार्टी ने गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को लेकर कुछ भी नहीं कहा, क्यों? वो जानते हैं ये उठाने से उनका नुकसान होगा, फायदा होने वाला नहीं। अच्छा, ये क्या नीतियां अपनाता है राष्ट्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे कहाँ तक मानता है, उसके बारे में बहुत सीधी रेखा की तरह बात होती नहीं है। जैसे अभी अमेरिका में हम देख रहे हैं जो एक पोलराइजेशन इजराइल और फिलिस्तीन संदर्भ को लेकर विश्वविद्यालयों में दिखाई दे रहा है, वहां पर पुलिस को जाना पड़ रहा है ताकि स्थिति सामान्य हो पाए। इसके साथ साथ जो एक दो दिन पहले कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो है, वो किसी गुरुद्वारे में गए, वहां पे फिलिस्तीन क्षमा करें, खालिस्तान समर्थक नारे वो चुपचाप सुनते रहे, और भी एक बड़े ऑफिशियल थे, वो चुपचाप सुनते रहे, बल्कि मुस्कुराते भी रहे। तो एक इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट जो भारत के विरोधी तत्व हैं, उनके साथ वो खड़े हुए हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये बात है। अच्छा, यही वाला जो एंगल है, उससे अगर आप देखेंगे अमेरिका की अप्रोच, जैसे कि आपने अभी बताया, ये गुरुपतवंत सिंह पन्नन की तरफ से खुलेआम भारत में हिंसा को उकसाने का, और ऑफ कोर्स जिस प्रकार के उनके वक्तव्य रहे हैं वो आपत्तिजनक होंगे। संवेदनशीलता से आप देखेंगे तो अगर वो आपके मित्र राष्ट्र या अगर सामान्य मित्रों में भी इस प्रकार की बात कोई कहेगा, तो आप उसके खिलाफ कार्यवाही या उस पर निगरानी रखने का करेंगे। ऐसा कोई अमेरिका करता नहीं लग रहा। मैं ये सोच रहा हूँ अशोक जी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कोई भी किसी भी देश के किसी भी नागरिक पर इस तरीके से कार्यवाही नहीं होनी चाहिए कि आपके मित्र देश या आपका शत्रु देश के बारे में क्या कह रहा है। हर नागरिक का अपना खुद का एक अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग उसे करना चाहिए और उस अधिकार की उसकी सुरक्षा को सरकार को देनी चाहिए। इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कल ऐसा अगर होने कर रहेंगे तो इंटरनेशनल रूल जो है, लॉ बैठेगा नहीं। कल मान लीजिए अमेरिका कहता है कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे अमेरिका के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, आप उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। हम नहीं ले सकते, क्यों? इवन लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल जाते हैं, उसके सामने भी एक्शन नहीं ले सकते। वो हमारा शत्रु है, फिर भी एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि वो हमारे भारत के जो कानून है उन कानूनों के विरुद्ध में कुछ काम नहीं किया हो, कार्रवाई नहीं किया हो। इसलिए हर देश को अपने कानून के हिसाब से ही अपने नागरिकों के साथ में व्यवहार करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। और इंटरनेशनल लॉ है जिसमें अगर आपको लगता है कि आपका कोई अपराधी कहीं दूसरे देश में है, तो उस देश के साथ अगर आपकी ट्रीटी है तो आप अपने वो सारे उनको दे सकते हैं, क्या कहते हैं, जो सारे एविडेंस दे सकते हैं। उस एविडेंस दे करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे उस पर
काम हो सकता है और वो अपराधी को वो रिपेटिशन अपराधी को वापस आपके यहाँ पर भेज सकते हैं आपके आगे। लेकिन चूंकि कोई मित्र देश और शत्रु देश किसी के बारे में कुछ कह रहा है, इसलिए किसी भी नागरिक पे कुछ कार्रवाई करना मैं ठीक नहीं लगता। और जैसा ट्रूडो की बात की आपने, ट्रूडो का तो मालूम ही कि वो लोग जो है वो उनका समर्थन करते हैं, जो खालिस्तान समर्थक है, और ये ओपन है, किसी से छिपी हुई नहीं है। और उसमें ट्रूडो को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, खालिस्तान जो है वो इंडिया में बनाना चाहते हैं, वो कनाडा में तो नहीं बनाना चाहते हैं। तो ट्रूडो को उसमें क्या फर्क पड़ता है? अब ये इंडियन गवर्नमेंट का हेडेक है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो हैंडल करने वाली बात को लेके एक और खबर जो इसके आसपास की थोड़ी-सी जुड़ी हुई सी रह जाती है, क्योंकि 2 दिन से भारत में कल ऐसी खबर चली कि जो मास्टरमाइंड था सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए, गोल्डी ब्रार, उसकी अमेरिका में गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। तो अमेरिका की तरफ से अमेरिकन पुलिस का ये कहना है कि ये खबर झूठी चल रही है और ये जो कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है वो अभी तक जिंदा है। तो बहरहाल अब ये हो गया कि बड़े-बड़े राष्ट्र जो हैं वो गैंगस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी कुछ अजीब-सा लगता है। ये वाली स्थिति जहाँ पर अ, इस प्रकार के चरित्र वाले कह दीजिए लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बारे में बातचीत होने लगे, ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे लगा इस प्रकार तो होता ही रहता है। मनुष्य के बारे में जब बात होती है तो वो अच्छा-बुरा नहीं करके कानून के हिसाब से वहाँ पर वो किस स्थिति में है, ये देखा जाता है। करेक्ट? बिल्कुल सही है, वो कानून के हिसाब से ही देखेंगे। और वो अपराध अगर जो अपने खुद के देश में कर रहे हैं और वहाँ का उसके सामने कोई केस है तो उसके उस पर कार्रवाई होगी। और वो अपराध कहीं किसी और देश में करके आए हैं और उन देश के साथ में उनकी ट्रीटी है, तो वो देश अपने एविडेंस उनको देश को दे, उसके कारण उस पे भी कार्रवाई होती है, उस पे भी कार्रवाई हो सकती है और होती भी है। और अच्छा, वहाँ सब जो ये इम्पोर्टेंट रहता है कि उन दो देशों के बीच में आपसी संबंध कैसे है, उसके हिसाब से फिर वो कार्रवाई होती है। वहाँ ये पॉलिटिक्स जरूर साथ में आती है, क्योंकि देश जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, किसी और हिसाब से काम नहीं करते हैं। अच्छा, अब इस बातचीत को हम समापन की तरफ ले जाएँ उससे पहले ये भी आवश्यक है कि हम बताएँ कि भारत ने ये वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट और जो मर्डर प्लॉट के बारे में बात छपी है, उसको उन्होंने बिल्कुल ख़ारिज किया है। इसके बारे में जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, जो पहले यहाँ पे कॉन्सल जनरल थे अपने न्यूयॉर्क में भारत के, रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा द रिपोर्ट इन क्वेश्चन मेक्स अनवारंटेड एंड अनसब्सटेंशिएटेड इम्प्यूटेशंस ऑन अ सीरियस मैटर। फिर उन्होंने ये भी कहा, मैं उनके वक्तव्य को पढ़ रहा हूँ, देयर इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हाई लेवल कमिटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द सिक्योरिटी कंसर्न शेयर्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट ऑन networks of organized criminal terrorists and others. Speculative and irresponsible comment on it are not helpful. तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जो कि स्वाभाविक है, भारत को अपना पक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत करने की आवश्यकता। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज कही है उन्होंने, जो मैं उस तरफ आपका और अपने सभी व्यूअर्स का ध्यान दिलाना चाहूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा, देखिए आप वापस पढ़िए, ये नहीं कहा है कि एक व्यक्ति के खिलाफ क्या हो रहा है उसके बारे में। उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट, वो सब बातें की है। तो जब हम्म, सारा उसका जो उन्होंने कहना चाहिए, जो विषय को इतना विस्तृत किया है कि सिर्फ में पन्नू की बात ही नहीं आएगी, सारी बात आएगी। और दोनों देश मिलकर के सोचेंगे कि जो इस प्रकार के जो टेररिस्ट हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम वाले हैं, उन लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। तो ये मेरे को लगता है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सिर्फ पन्नू को लेकर नहीं है, और वो होना भी चाहिए दो देशों के बीच में। एक और स्टेटमेंट में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का पढ़ता हूँ, जो कि एक टेलीविजन चैनल में अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजी में इस प्रकार की बात कही कि इफ एनी टेररिस्ट फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्री ट्राइज टू क्रिएट डिस्टर्बेंस एंड इंडल्ज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया, वी विल गिव अ स्ट्रॉन्ग एंड फिटिंग रिप्लाई। इफ ही रन्स अवे टू पाकिस्तान, वी विल एंटर दैट कंट्री एंड किल हिम देयर। इस प्रकार का अंग्रेजी में अनुवाद उनकी बात का जो किया गया है,
जो ये वाला वक्तव्य है ना, वो इस प्रकार की संभावना को थोड़ा बल देता है। तो अगेन पॉलिटिकली स्पीकिंग ये अपना इसमें थोड़ा फर्क है, इसमें थोड़ा फर्क है अशोक जी। जी, जी। वो इसलिए कह पा रहे हैं कि पाकिस्तान पर हम आरोप लगाते हैं कि वो हमारे देश में आकर के टेररिस्ट अटैक करते हैं। अगर वो हमारे देश में आकर टेररिस्ट अटैक करते हैं तो हमको हक बनता है उनके देश में जाकर के टेररिस्ट को मारने का। लेकिन ये बात हम अमेरिका और कनाडा के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि अमेरिका कनाडा को ऑफिशियल कुछ नहीं करते। ऑफिशियली पाकिस्तान ऑफिशियली टेररिस्ट अटैक करवाता है, वो उनको सपोर्ट देता है, उनको वो करता है। इसलिए राजनाथ सिंह जी बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हमने घुसकर मारा टेररिस्ट को। तो फिर एक बार हम बातचीत का समापन करने से पहले ये वॉशिंगटन पोस्ट में आज की खबर जो है, बल्कि 30 अप्रैल की खबर, जो अ मर्डर प्लॉट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इंडिया मस्ट कम क्लीन एट लास्ट करके उन्होंने काफी सीधा सीधा एक प्रकार से मैं कहूंगा शब्दों के माध्यम से या जो भी उन्होंने दावा किया उसके माध्यम से पूरे भारत की छवि के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण किया है। और चुनावी दौर के मध्य में इस प्रकार की रिपोर्ट का आना, उसके प्रभावों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चलते चलते आप कोई और बात इस संदर्भ में सोचते हैं क्या? आने वाले समय में इसको लेकर चुनावों के समापन से पूर्व कोई डेवलपमेंट हो सकता है? मैं सोचता हूँ अशोक, इसमें एक और पॉइंट है जो और कभी अपने इसमें डिस्कस करेंगे, कि ये जो छवि क्रिएट होती है ऐसी रिपोर्टों से, उसका फॉरेन रिलेशंस पे, अमेरिका कनाडा के साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे छोटे छोटे देश हैं उन पर, उनके साथ उनके उनके बात में मोदी और मोदी गवर्नमेंट की क्या इमेज बनती है, और उससे हमारे भारत के और उन देशों के रिलेशन में क्या फर्क पड़ता है। ये रिपोर्टें कहाँ कहाँ अफेक्ट करती है। इलेक्शन में हमने जानते हैं ये फायदा करेगी मोदी जी को, बीजेपी को फायदा करेगी इंडिया इलेक्शंस में, लेकिन उसका इफेक्ट अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की जो एक इमेज बनी हुई है, उस इमेज पे क्या उसका असर है, और उस इमेज के कारण जो दूसरे देश है उनके साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या है, इस पर हम कभी आराम से बात करेंगे। ऐसा मैं सोचता हूँ करना चाहिए, थोड़ा उस पर भी सोच विचार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और ये भी है कि एक तरह से विभाजन जैसा कुछ बातों को लेकर जो उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो राजनीतिक चर्चाएं हों या अन्य कानून कायदे जिनका संबंध सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले रेफरेंस के साथ हो जाता है, या बहुत बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों में अलगाव के भाव को बढ़ा रहे हैं। उनके परे जाकर हमें जो एक, जब हम विश्व बंधुत्व की बात कर रहे होते हैं या पूरा विश्व एक परिवार है और वो जो एकत्व का जो भाव है, उसके बारे में भी किसी दिन आपके साथ चर्चा करेंगे कि हम कैसे पोलराइजेशन के परे जाकर जो एक सुंदरता है मनुष्य होने की, उसको पहचाने और उसका सम्मान करें। और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं मीडिया भी अपना रोल करता है। हम भी अपना रोल रोल करें। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी समझ के हिसाब से जो भी किया है, पर जैसे कि समापन से पूर्व मैं फिर से याद कर रहा हूँ, मोदी जी के एक वक्तव्य के बाद में जैसे गर्मा-गर्मी हो गई, तो इन्होंने भी एक अलग तरह की रिपल जैसी कुछ क्रिएट करी। हालाँकि इसका कोई लॉन्ग दूर तक जाती हुई ये बात मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में लगती नहीं है। तो आपका धन्यवाद है और आभार है। बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया अशोक जी से आपसे बात करके, हमेशा की तरह। तो अपने दर्शक जो अब तक हमारे साथ जुड़े, एक तो कुछ का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस बातचीत के साथ जुड़ रहे हैं, इसको सराह रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। और उत्साह बढ़ाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ आप बने हुए हैं, इसका प्रमाण आपकी शेयरिंग और लाइकिंग और कमेंट्स के द्वारा हमें मिलता रहेगा, तो हमारा और उत्साह बढ़ेगा। राजेंद्र जी, आपका मैं बहुत-बहुत आभार पुनः व्यक्त करना बहुत बहुत चाहता धन्यवाद। हूँ। नमस्कार।